Hello, my dear students. How are you? Welcome back in my YouTube channel Krishna Social Center. आज हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। एज यू नो दैट कि इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आप देख चुके होंगे, इस चैप्टर को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ द मिनरल्स बताया था कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या डेफिनेशन है मिनरल्स का, हाउ जियोलॉजिस्ट डिफाइन द मिनरल एंड हाउ जोग्राफर डिफाइन द मिनरल। दूसरे वीडियो में मैंने आपको ऑकरेंस ऑफ मिनरल एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया था, समझा दिया था। आज हम जो शुरू करने वाले हैं ना, वो एनर्जी रिसोर्सेज टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड लेक्चर या थर्ड वीडियो होगा। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट मिनरल्स और दूसरा पार्ट एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो उसे दोबारा नहीं पढ़ना है, आप देखिए, रिवाइज करिए वहां से। आज हमारा जो मेजर टॉपिक हम कब पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो है मिनरल रिसोर्सेज, सॉरी एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल तो पढ़ लिया, एनर्जी रिसोर्सेज। और इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल अच्छे से कवर करने वाले हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज के कौन कौन से सोर्सेस हैं एनर्जी के, कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। आपको भी मैं बताऊंगा कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, एक्चुअल में वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो काम करता है। हालांकि आपके बुक में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान समझिए। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू स्टूडेंट ना, कि वट एवर यू हैव कंप्लीटेड इन एनी सब्जेक्ट, जो कुछ भी आपने पढ़ लिया, दिस इज द टाइम फॉर रिवीजन ऑल्सो। ये समय है, अब आपको अच्छे से रिवीजन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में। आपका शेड्यूल भी आ गया, इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ लगी, बहुत मेहनत के साथ लगी और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आइए अपने क्लास 10th में। बेस्ट विशेष अभी से मैं आपको दे रहा हूँ, बस आप ईमानदारी से मेहनत करिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। बेसिकली इन सोशल साइंस आई विल बी विथ यू टिल द एग्जाम तक तो हम आपके साथ ही रहेंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ कराएंगे, कैसे आप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। यू नो दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज। ये जो एनर्जी है ना, ये नियरली रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, चाहे वो कोई भी एक्टिविटीज हो। एक्टिविटीज में कुकिंग के लिए, लाइट के लिए, हीट के लिए, इंडस्ट्री को रन करने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में, हर जगह कहीं ना कहीं आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम सब जानते हैं कि एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो देयर आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द एनर्जीज आर देयर। इस बेस पर ना जो टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस है, उन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, types of energy or resources। जो एनर्जी रिसोर्सेस है ना, इसे हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। जो पहला पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। जो पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर देयर, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ना, जिन्हें हम ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं लंबे टाइम से, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी रिसोर्सेस हैं जिन्हें हम रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं और उन्हें हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ना, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इन्हें हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते। अगर रिन्यूड होंगे भी ना, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ना, दीज आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये इनफाइनाइट, अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे
इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, जो आराम से रिन्यूड भी हो जाते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल देंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो देखते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स जिसे हम ट्रेडिशनली यूज कर पा रहे हैं, जो नॉन रिन्यूएबल है ना, इनमें कौन कौन से आते हैं। तो जैसे आपका कोल किसका एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल का। दूसरा या कन्वेंशनल का, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा नेचुरल गैस, अगला इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है आपका नेचुरल गैस। तो दीज आर द सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे ही और कुछ एग्जांपल आप लिखना चाहें तो फायरवुड भी हो जाएगा, कैटल डंग केक भी हो जाएगा, जो उपले गांव में बनाए जाते हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं। दूसरा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ना, इसमें आप लिख सकते हो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, है ना। इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, लाइक एटॉमिक एनर्जी आप लिख सकते हो, एटॉमिक एनर्जी। तो देयर आर द डिफरेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स आर देयर। नॉन कन्वेंशनल भी है जो रिन्यूएबल होते हैं। अब सोलर एनर्जी भी खत्म होने वाला नहीं, विंड एनर्जी भी नहीं, टाइडल, बायोगैस एंड एटॉमिक, ये सब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर नियरली ऑल द एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज की एनर्जी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट वेरियस है। इसके बाद क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, तो कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, ये सोर्सेस हो सकते हैं। सोर्सेस के बेस पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी को, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिसे हम दोबारा बना नहीं सकते, बनेगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस आएगा। नेचुरल गैस मैंने दो जगह लिख दिया, तो कोई बात नहीं, आप एक जगह से चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस की हटा सकते हैं। इसकी जगह आप फायरवुड लिख दीजिए, है ना, फायरवुड लिख दीजिए, है ना, कैटल डंग लिख दीजिए। नॉन कन्वेंशनल जो रिन्यूएबल होते हैं, इसमें आप सोलर, विंड, टाइडल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। अब शुरू करते हैं एक एक एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल, कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल, और डिटेल हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। कि कौन कौन से एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल शुरू करने वाले हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेस में सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे ना, वो शुरू करेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पहले तो ये हम बता दें आपको कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आपको कुल आपके सिलेबस में कितना पढ़ना है। तो ध्यान रखना, 4 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। पहला जो है वो आपको पढ़ना है, कितने के बारे में पढ़ना है, 4 के बारे में। पहला कोल, दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे पेट्रोलियम, तीसरा हम पढ़ाएंगे नेचुरल गैस, और लास्ट हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स 4 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसको, कोल को। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोल के बारे में, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो क्या एनर्जी रिसोर्सेस, इसमें कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, उसमें पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोल। एज यू नो दैट इन इंडिया कोल इज द मोस्ट अबॉर्डेंट फॉसिल फ्यूल, सबसे अबॉर्डेंट फॉसिल फ्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इसका हम डिफरेंट यूजेज बता सकते हैं, जैसे फॉर द जनरेशन टू सप्लाई द एनर्जी टू द इंडस्ट्री चलाने के लिए, एज वेल एज डोमेस्टिक यूज के लिए भी हम कोल का यूज करते हैं। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर द मीटिंग ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की जो कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की ना, वो भी काफी ज्यादा पूरा होता है। किससे पूरा होता है, तो ध्यान रखना है, कोल से पूरा होता है। वो अगर हम देखें कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ध्यान रखना, कोल का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो कोल का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है आपको, तो कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मिनरल ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर, ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ
प्लांट्स ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। कुल मिला के बात यह है कि जब प्लांट्स क्या होते हैं ना, कि प्लांट मटेरियल अर्थ के अंदर लंबे टाइम तक दबे रहते हैं, और तो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो प्लांट मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल एज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो। अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर। तो हम पढ़ेंगे 4 टाइप के कोल, टाइप्स ऑफ कोल। कितने टाइप के कोल हम पढ़ने वाले हैं, तो 4 टाइप के हम कोल पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसमें हम लोग 4 टाइप्स के कोल पढ़ेंगे। नंबर 1 जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 होता है पीट। पीट जो होता है ना, ये सबसे खराब क्वालिटी का कोल होता है। एक बात और बताऊं, जिस कोल में कार्बन कंटेंट जितना कम होगा वो उतना खराब किस्म का कोल होगा, जिस कोल में कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होगा वो उतने बेस्ट क्वालिटी का कोल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसका, पहला पीट, तो पीट जो होता है ना, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है, आपको याद रखना है, जो कार्बन कंटेंट होता है ना वो लेस देन, जो कार्बन कंटेंट होता है वो लेस देन कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है लेस देन 60% होता है। कार्बन कंटेंट कितना होता है, लेस देन 60% होता है। दूसरी बात, ये जो होता है ना, ये बहुत ही लो कार्बन होता है, मतलब लो कार्बन कंटेंट कोल होता है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, हाई मॉइस्चर होता है। ध्यान ये रखना है, इस कोल को जब हम जलाते हैं ना तो बहुत ज्यादा स्मोक करता है, धुआं देता है और हीट बहुत कम प्रोड्यूस करता है। तो सबसे खराब क्वालिटी का कोल कौन सा, पीट कोल। जो दूसरा कोल का टाइप होता है उसे हम बोलते हैं लिग्नाइट, उसे हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट। जो लिग्नाइट होता है ना, इन कंपैरिजन टू द पीट, ये अच्छे क्वालिटी का कोल होता है, बट बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, बट पीट से अच्छा होता है। इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है ना, वो कार्बन कंटेंट इसमें कितना होता है, तो 65 to 70%। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 65% to 70% का कार्बन कंटेंट इसमें होता है, किसमें, लिग्नाइट में। दूसरी बात, ये लो ग्रेड का ब्राउन कोल इसे बोलते हैं, लो ग्रेड ब्राउन कोल, लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है। इसमें भी हाई मॉइस्चर होता है, भी आपको ध्यान रखना है, सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर, सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर इसमें भी होता है, लेकिन ये पीट से अच्छा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं, इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कि इंडिया में लिग्नाइट टाइप के कोल का एक रिजर्व्स है, और वो रिजर्व कौन है, आपको ध्यान रखना है, ये रिजर्व है नवेली। ये रिजर्व है कौन सा आपका, नवेली, NAYVELI। ये रिजर्व है कौन सा, नवेली। और ये नवेली कहाँ पर है सर, तो तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोल रिजर्व इन साउथ इंडिया। आपको बताना है नवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु में। किस टाइप का कोल, तो लिग्नाइट टाइप का कोल पाया जाता है। इसका यूज हम करते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो तीसरी टाइप्स का कोल होता है ना, जो तीसरा टाइप होता है उसे हम बोलते हैं बिटुमिनस। क्या बोलते हैं, बिटुमिनस। नो डाउट ये पीट और लिग्नाइट से काफी अच्छे क्वालिटी का कोल होता है। अगर इसमें हम किसकी बात करें, कार्बन कंटेंट का, तो ये 76% to 85% के आसपास इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। नो डाउट ये बहुत अर्थ के डीप में पाया जाता है, बड़ी अंडर दी डीप, और अंदर डीप में होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, पॉपुलर इन कॉमर्शियल यूज, इसका कॉमर्शियल यूज बहुत ही ज़्यादा होता है, इसका कॉमर्शियल यूज भी बहुत ही ज़्यादा होता है। किस टाइप का, बिटुमिनस टाइप का कोल। आयरन स्टील इंडस्ट्री में इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस टाइप का कोल पाया भी ज़्यादा है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट और अंतिम और सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोल पे, और जो अंतिम
कोल है उसे हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट, उसे हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, जो एंथ्रेसाइट टाइप का कोल होता है ना, ध्यान रखना, एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रेसाइट टाइप का जो कोल होता है ना, एंथ्रासाइट टाइप का जो कोल होता है, एंथ्रासाइट जो कोल होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, एंथ्रेसाइट के कोल को हम बोलते हैं बेस्ट या हाईएस्ट क्वालिटी। ये क्या होता है, तो ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है। ये जलाने पे बिल्कुल भी स्मोक नहीं देता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ये हार्ड कोल होता है, ये हार्ड कोल होता है। तो ध्यान रखना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर, तो 4 टाइप के कोल होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला पीट, जो कार्बन 60% से कम होगा, लो कार्बन हाई मॉइस्चर होगा। लिग्नाइट, कार्बन 65 to 70, लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर। इसका एक रिजर्व हमारे इंडिया में है, तमिलनाडु में, नेवेली। दूसरा बिटुमिनस, जिसमें कार्बन कंटेंट 76 to 85% और डीप में पाया जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसका कमर्शियल यूज होता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट क्या होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है। इसमें अगर आप कार्बन कंटेंट की बात करेंगे ना, तो मोर देन 90% होता है और हार्ड कोल होता है। तो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ कोल आर देयर। अब इसके बाद हम बात ये करते हैं कि सर जो कोल होता है ना, वो अलग अलग जियोलॉजिकल एज में पाया जाता है। जियोलॉजिकल एज का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू एज पीरियड, आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, कोल के 2 सीरीज इंडिया में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू द एज इंडिया में 2 तरह के रॉक में कोल पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो इसमें जो पहला है उसे हम बोलते हैं गोंडवाना, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं टर्शियरी। पहला जो होता है ना, रॉक सीरीज की अगर हम बात करें, रॉक्स सीरीज, तो 2 इसमें हम पढ़ते हैं। पहला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गोंडवाना, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं ना, उसे हम पढ़ते हैं कौन सा, टर्शियरी। टर्शियरी। अगर हम गोंडवाना की बात करें ना, तो गोंडवाना टाइप के जो कोल होते हैं उनका फॉर्मेशन ओवर 200 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। कितना पहले, ओवर 200 मिलियन ईयर्स। अगर हम बात करें टर्शियरी का, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो केवल कितना पहले हुआ है, ओवर 55 मिलियन ईयर्स अगो। तो गोंडवाना सीरीज के जो कोल होंगे उनका कितना पहले बना होगा, वो 200 मिलियन ईयर अगो। टर्शियरी टाइप के कितना पहले बने होंगे, तो ध्यान रखना आपको कितना पहले, तो सर 55 मिलियन ईयर्स अगो। अब हम बात ये कर लेते हैं ना कि ध्यान ये रखना है कि जो गोंडवाना टाइप के कोल है ना, इसके कौन कौन से सोर्सेस हैं, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ से गोंडवाना सीरीज के कोल निकाले जाते हैं। तो ध्यान रखना इसमें पहला है आपका दामोदर, दामोदर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल एंड प्लस झारखंड। कि एच में लिख रहा हूं तो झारखंड आप याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कोल माइंस की, यहाँ पे अगर हम बात करें कोल माइंस, तो आपको 3 कोल माइंस तो याद ही रखना है। कहाँ पर, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में। जो पहला कोल माइन है उसे हम बोलते हैं झरिया, जो पहला कोल माइन है उसे हम बोलते हैं झरिया, जो पहला कोल माइन है उसे हम बोलते हैं झरिया। दूसरा है बोकारो, और तीसरा है आपका रानीगंज, तीसरा है आपका रानीगंज। ये 3 आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम बात कर लें सर ये कहाँ कहाँ पे माइंस हैं, तो ध्यान रखिएगा जो झरिया है वो कहाँ पर है, तो झारखंड में है। बोकारो कहाँ है, ये भी झारखंड में है। और रानीगंज कहाँ पर है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। एक्चुअली जेके हम लिखेंगे तो हो सकता है बाद में आप कंफ्यूज ना, सर ये जम्मू कश्मीर तो नहीं लिखे, इसलिए JKH हम लिख देते हैं। दूसरी बात कि सर ये बताओ कि जो टर्शियरी टाइप के कोल है ना, ये हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो टर्शियरी कोल है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और उम्मीद है आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं कहाँ कहाँ पे सर, तो मेघालय में मिलते हैं,
आसाम में मिलते हैं, आसाम में मिलते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। इसके अलावा नागालैंड में मिलते हैं, नागालैंड में मिलते हैं। तो ये इन सारी स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टर्शियरी सीरीज के कोल मिलते हैं, जिनका फॉर्मेशन 55 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। और गोंडवाना कहाँ पर, तो दामोदर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल झारखंड, झरिया बोकारो रानीगंज, झरिया आपका झारखंड, बोकारो झारखंड और रानीगंज वेस्ट बंगाल में। अब हम ये करते हैं ना, आपके एनसीईआरटी में एक फैक्ट टाइप का लिखा हुआ है कि एक्चुअली जो कोल होता है बहुत ही बल्की मटेरियल होता है, इसलिए बेसिकली जिन इंडस्ट्री में हम कोल का यूज करते हैं ना, उन सारे इंडस्ट्री को हम कहाँ पे लगाते हैं, नियर दी कोल फील्ड्स। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुआ, ठीक है, या थर्मल पावर प्लांट हुआ, इनको हम कोल फील्ड के पास लगाते हैं, क्योंकि कोल का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, रीजन कि काफी ये बल्कि होते हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको कोल के बारे में जानना है, याद रखना है। स्टार्टिंग से कोल का इंट्रोडक्शन लिखना है, देन आफ्टर कोल के टाइप्स लिखना है, देन आफ्टर 4 टाइप्स लिखना है, देन आफ्टर जियोलॉजिकल पीरियड के अकॉर्डिंग कि टर्शियरी टाइप के कोल, टर्शियरी सीरीज के, और गोंडवाना की कितनी मिलियन कौन सा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइन है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, देखना है। अब हमारा जो पहला कन्वेंशनल सोर्स था वो हो जाता है खत्म। अब हम किस पर आते हैं, तो सर हम आते हैं अब दूसरे वाले पे, और हमारा जो दूसरा है वो हमारा पेट्रोलियम। ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो दूसरा है वो हमारा पेट्रोलियम। क्या है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। एक्चुअली कोल के बाद जो पेट्रोलियम है ना, इट इज द सेकंड इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स आफ्टर द कोल। इसका हम यूज डिफरेंट करते हैं, लुब्रिकेंट बनाने के भी करते हैं, फॉर द मशीनरी, रॉ मटेरियल फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए हम करते हैं, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, पेट्रोल तो क्रूड ऑयल के रूप में निकाला जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने के बाद उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डिफरेंट लुब्रिकेंट, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होते हैं ना, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एज अ नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं। नोडल इंडस्ट्रीज। अब बोलोगे सर ये नोडल इंडस्ट्रीज क्या होता है, तो एक्चुअली जो पेट्रोलियम होता है ना, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज, इसके आसपास डिफरेंट अलग अलग और भी इंडस्ट्रीज लगे होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एज अ नोडल इंडस्ट्री इसे हम कंसीडर करते हैं। अब बात ये आता है कि सर इंडिया में जो पेट्रोलियम का ऑकरेंस है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखना है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा इंडिया में जो पेट्रोलियम पाए जाते हैं ना, वो टर्शियरी रॉक्स में पाए जाते हैं। और इस टर्शियरी रॉक्स में भी ना जो क्रैक्स होते हैं या फॉल्ट जो होते हैं ना, वहां पर ये पाए जाते हैं। टर्शियरी रॉक के ये फॉल्ट में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पेट्रोलियम बेसिकली ना कहाँ पे पाया जाता है, तो बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस जो रॉक्स होते हैं ना, उनके बीच में पाया जाता है। पोरस एंड नॉन पोरस, अगर ये पोरस है, ये बिल्कुल नॉन पोरस है, तो इनके बीच में जो फॉल्ट होगा, उन फॉल्ट्स में ना पेट्रोलियम पाए जाएंगे। तो कहाँ पर, टर्शियरी रॉक्स के फॉल्ट में, पोरस नॉन पोरस के बीच में क्या पाए जाएंगे, पेट्रोलियम इंडिया में पाया जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि गैस जो होता है ना, जो नेचुरल गैस आगे हम आपको पढ़ाने वाले, वो लाइटर होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पेट्रोलियम क्या होता है, नेचुरल गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस क्या हो जाता है, तो आपको पता है कि जब गैस हीट होता है, गर्म होता है, हल्का होता है और ऊपर, तो जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, जनरली देखा जाता है वहां से नेचुरल गैस भी इजिली निकाले जाते हैं। तो ये रही किसका, नेचुरल पेट्रोलियम की कहानी। अब ये आता है कि सर ये बताओ इंडिया में कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम पाए जाते हैं, तो कौन कौन सा मेजर एरिया है, किसका एरिया, तो पेट्रोलियम का निकालने का एरिया। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली 2 एरिया आपको ध्यान रखना है, 2-3 एरिया, जिसमें पहला जो एरिया है वो है आपका मुंबई हाई। कौन सा है, मुंबई हाई। दूसरा जो एरिया है उसे हम बोलते हैं असम। मुंबई हाई और दूसरा जो एरिया है उसे हम बोलते हैं क्या, असम बोलते हैं। और तीसरा जो एरिया है ना वो है आपका गुजरात। अब ध्यान रखना है, ये जो आसाम वाला पार्ट है ना, इट इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। आसाम जो है ना, इट इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। इंडिया का ये ओल्डेस्ट
ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और यहाँ पे कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। उनमें कौन कौन से सेंटर्स याद रखना है? तो पहला इस असम में याद रखना है डिगबोय। जो दूसरा आपको याद रखना है वो याद रखना नाहरकटिया। और तीसरा जो आपको याद रखना है ना यहाँ पर, वो आपको याद रखना है मोरन हुजरीजन। ये आपका क्या है? 3 इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम सेंटर है। कहाँ पर? असम। और ये ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब हम किस में आ जाते हैं? तो सर हम आ जाते हैं अब किस में? गुजरात में। तो गुजरात में सबसे एक इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है जिसे हम बोलते हैं, ऑयल फील्ड है जिसे हम बोलते हैं अंकलेश्वर। ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में। तो एरिया में मुंबई हाई, असम ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन, हुजरीजन। और गुजरात में कौन सा है? अंकलेश्वर है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और ऑयल के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, जानना है, समझना है। अब हम आते हैं किस पर? तो तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, उस पर हम आते हैं। और तीसरा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हमारा नेचुरल गैस। अच्छा, एक बात और भी है, अगर आपको हमारा हैंड रिटेन नोट चाहिए, जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो नो डाउट मेरे पास पढ़ा हुआ है, आप हमसे ले सकते हैं। हम अपना टेलीग्राम चैनल आपको दे देंगे, वहाँ सारे नोट्स डालते जाएंगे। उस नोट्स को आप ले सकते हैं, उस नोट से अपना रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ चीज़ों को पहले समझिए। वैसे मैंने जो भी नोट्स बनाया है मोस्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ है, बाकी अदर सोर्सेज से भी नोट्स का कुछ पार्ट मैंने लिया हुआ है। तो नेचुरल गैस, यू नो दैट नेचुरल गैस हमेशा किसके साथ पाया जाता है? तो जहाँ पे पेट्रोलियम का डिपॉजिट होता है। किसका डिपॉजिट? पेट्रोलियम का डिपॉजिट होता है, वहां पे क्या पाया जाता है? तो सर नेचुरल गैस उसी के साथ पाया जाता है। और जनरली होता क्या है कि जब पेट्रोलियम को निकालते हैं तो उसी के साथ ही क्या निकलता है? नेचुरल गैस में निकलता है। आपको पता है इसके डिफरेंट यूजेस हैं, डोमेस्टिक यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, फ्यूल इन पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आपको पता है सीएनजी एज अ सीएनजी हम ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते हैं, ठीक है। एलपीजी एज अ कुकिंग गैस में भी हम यूज करते हैं, कुकिंग फ्यूल में भी यूज करते हैं। देयर आर मल्टीपल यूज ऑफ द नेचुरल गैस। एक्चुअली जो नेचुरल गैस है ना, उसे अभी आज के टाइम पे हम ट्रांसपोर्टेशन के वे में भी यूज कर रहे हैं, जो भी मैंने बताया उसे हम सीएनजी कंसीडर करते हैं। कुकिंग फ्यूल के रूप में भी हम यूज कर रहे हैं, जिसे हम पीएनजी बोलते हैं। पीएनजी मीन्स पाइप्ड नेचुरल गैस, जिसे हम पाइप के थ्रू क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्लेस पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंपॉर्टेंट गैस रिजर्व कौन कौन इंडिया में है? तो ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट गैस रिजर्व, नेचुरल गैस रिजर्व, इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स कहाँ पर? इंडिया में। तो इंडिया में जो इंपॉर्टेंट गैस नेचुरल गैस रिजर्व है, इसमें जो सबसे पहला है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट, यू नो कि अगर हम ऐसे बनाए तो ये वेस्टर्न कोस्ट। इस वेस्टर्न कोस्ट में क्या क्या है? तो पहला है मुंबई हाई, जहां से पेट्रोलियम भी निकाला जाता है, अभी हमने पढ़ा मुंबई हाई। इस मुंबई हाई के साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एलाइड फील्ड एलोंग द वेस्ट कोस्ट, अलाइड फील्ड एलोंग वेस्ट कोस्ट में निकाला जाता है। तीसरा जो है कॉम्बे बेसिन से भी निकाला जाता है, कॉम्बे बेसिन। बताइए कॉम्बे बेसिन कहाँ पर है? तो ये गुजरात में, ये ध्यान रखना है। यहाँ से क्या निकाला जाता है? वेस्टर्न कोस्ट से। ये इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस रिजर्व है। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें ना, तो ईस्टर्न कोस्ट में अभी कुछ नए ईस्टर्न
कोस्ट में कुछ नए रिजर्व के पता लगाए गए हैं। जो नया रिजर्व कहाँ पर है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन। कहाँ पर है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये आपको याद रखना है। ये क्या है, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व इन इंडिया। ये मेजर नेचुरल गैस रिजर्व है इंडिया में। अब ध्यान रखना है कि जो गैस, नेचुरल गैस है ना, उसे हम क्या करते हैं, थ्रू दी पाइपलाइन एक जगह से दूसरे जगह इजिली हम ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। तो पाइपलाइन की क्या कहानी, क्या रोल है इस नेचुरल गैस में, हम इसे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। एक्चुअली जो नेचुरल गैस के लिए हम जो पाइपलाइन बनाते हैं, कौन कौन से पाइपलाइन है, कैसे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। तो गैस पाइपलाइन क्या है, गैस पाइपलाइन। जो गैस पाइपलाइन है ना, इंडिया का पहला जो गैस पाइपलाइन था उसका नाम है हजीरा। उसका नाम है हजीरा, हजीरा विजयपुर, हजीरा विजयपुर, विजयपुर, हजीरा विजयपुर, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, जगदीशपुर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HVJ। ध्यान रखना है, HVG के नेम से भी हम जानते हैं। एक्चुअली ये इंडिया का सबसे फर्स्ट गैस पाइपलाइन था, सबसे फर्स्ट गैस पाइपलाइन। इसका जो लेंथ है वो कितना है, 1700 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा, 1700 किलोमीटर। ये जो लिंक करता है किसको किसको, तो मुंबई हाई को, बेसिन गैस फील्ड ऑफ गुजरात को भी ये विथ वेरियस फर्टिलाइजर एंड पावर इंडस्ट्री सेंटर को ये क्या करता है, जोड़ता है। अगर ओवरऑल हम बात करें ना, तो इंडिया में जो गैस पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो लगभग इससे 10 टाइम बढ़ गया। इससे 10 टाइम्स क्या हुआ है, एक्सपैंड हुआ है। और एक्सपैंड होके कितना हो गया, तो 18,500 किलोमीटर लंबा गैस लाइन पाइप हमने क्या कर दिया है, फैला दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। और आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, क्या करने वाली है, तो लगभग 34,000 किलोमीटर लंबा गैस पाइपलाइन इंडियन गवर्नमेंट बनाने वाली है। और वो डिफरेंट रिजर्व सेंटर से, प्रोड्यूसिंग सेंटर से लेकर, डिफरेंट कंज्यूमिंग मार्केट से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी जोड़ने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। तो ये रहा किससे रिलेटेड कहानी। तो ध्यान रखना है, गैस पाइपलाइन का कौन सा पहला, 1700 किलोमीटर, हजीरा विजयपुर, जगदीशपुर, HVJ, क्या क्या था, ये चीजें हमने देख लिया। और अंतिम जो सबसे लास्ट हमारा दिया हुआ है, क्या लास्ट दिया हुआ है, तो लास्ट आप ध्यान रखना कि जो अंतिम हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो अंतिम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या है, कैसे है इलेक्ट्रिसिटी। यू नो आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, मल्टीपल यूजेज है, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, बहुत सारी जगह हम करते हैं। और ध्यान रखना है कि पर कैपिटा कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का एक इंडेक्स बन गया है किसका, डेवलपमेंट का। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है पर कैपिटा ना, रूरल एरिया मतलब विलेज एरिया में, वो कम होता है। सिटी एरिया मतलब अर्बन एरिया में जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम कंसीडर भी करते हैं कि अर्बन एरिया आर मोर डेवलप्ड देन द रूरल एरिया। मतलब पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर्ड एज अ इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, उसे दो तरह से जनरेट किया जाता है। जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहले को क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सर ये क्या होता है, तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कैसे करते हैं, बाय रनिंग वाटर। जब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हम कैसे करते हैं, बाय रनिंग वाटर। मतलब
डैम बनाते हैं, डैम से वाटर को छोड़ते हैं और उस वाटर के फ्लो से क्या होता है, टरबाइन का ब्लेड घूमता है और जब रनिंग वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जनरली इसमें जो हम यूज करते हैं रनिंग वाटर, ये कैसा सोर्स है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स है। अब ध्यान ये रखना है ना कि इंडिया में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं ना, जो प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो सर ये बताओ कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पहला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है भाखरा नांगल। मल्टीपल प्रोजेक्ट हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट। पहला जो हमें पढ़ना है वो है हमारा कौन सा, तो भाखरा नांगल। भाखरा नांगल, नागल ये कहां पर है, तो ये ध्यान रखना आप, सतलुज रिवर पर है। कहां पर है, किस स्टेट में, तो बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश और प्लस पंजाब की बॉर्डर पे बना हुआ है क्या, भाखरा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है दामोदर वैली। जो दूसरा है वो है आपका दामोदर वैली। किस रिवर पे, नाम से ही क्लियर है, दामोदर रिवर पर। दामोदर रिवर पर किस स्टेट में, तो आपको पता है ये किस स्टेट में होगा, तो ये झारखंड में बनाया गया है, झारखंड में बनाया गया ये प्रोजेक्ट कौन सा, दामोदर वैली। और तीसरा और अंतिम जो प्रोजेक्ट है वो है कुपीली प्रोजेक्ट। जो कुपीली प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पर है, तो नो डाउट कुपीली रिवर पे। कहाँ पे, तो ये असम में है। ये क्या है पूरा आपका, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर रनिंग वाटर के थ्रू बिजली पैदा की जाती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। रिन्यूएबल सोर्स का यूज किया जाता है क्योंकि वाटर रिन्यूएबल सोर्स होता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट कई सारे इंडिया में बनाए गए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में क्या क्या है, तो भाखरा नांगल, कुछ एग्जांपल दिया, सतलुज रिवर कहाँ पर, सतलुज रिवर कहाँ पर, तो सर ये है आपका कहाँ पर, बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। दामोदर वैली, दामोदर रिवर झारखंड, और कुपीली कहाँ पर, तो ये है आपका असम, कुपीली रिवर पे। दूसरा जो बिजली बनाने का तरीका होता है उसे हम बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे को हम बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, यहाँ हम किसका यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब हम बिजली पैदा करने के लिए कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का यूज करें। किसका, कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस का यूज करें, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं। यहाँ पर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं। दिस ऑल थिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको याद रखना है, समझना है, जानना है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पर, तो हमारा इसी के साथ इस चैप्टर का एक और पार्ट खत्म होता है। और वो पार्ट कौन सा है, तो सर एनर्जी रिसोर्सेज का जो रिन्यूएबल पार्ट था ना, सॉरी कन्वेंशनल पार्ट सोर्स ऑफ एनर्जी था, वो खत्म होता है। अब हम आते हैं इस एनर्जी रिसोर्सेज के दूसरे वाले पार्ट पे, और दूसरा क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सर कितना पढ़ना है इसमें हमारे सिलेबस में, तो फुल आपका दिया हुआ है कितना, 6 के बारे में पढ़ना है। 6 सोर्सेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल। पहला सोलर, दूसरा विंड, तीसरा टाइडल, चौथा बायोगैस, अगला न्यूक्लियर, न्यूक्लियर कितना हो गया, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, टाइडल, बायोगैस, न्यूक्लियर। इसके बाद एक और आपका बचा हुआ वो है जियोथर्मल। अब हम एक एक करके डिटेल पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं।
शुरू हम लोग करेंगे कहाँ से, न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी से। सबसे पहला हम शुरू करेंगे इसमें न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक सोर्स ऑफ एनर्जी। जनरली इसमें होता क्या है, आपको ध्यान रखना है ना कि इसमें न्यूक्लियर, इसमें होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें होता ये है कि इट इज ऑब्टेन बाय द अल्टरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, एटम की क्या करते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स है उसका अल्टरिंग स्ट्रक्चर करते हैं, विस्फोट कराते हैं कुल मिला के। और जब हम विस्फोट कराते हैं ना, अल्ट्रेशन कराते हैं, तो ड्यू टू द अल्ट्रेशन ह्यूज क्वांटिटी में क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। और उस एनर्जी से क्या हम जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द अल्ट्रेशन ऑफ द अल्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से ये जनरेट होता है, अल्ट्रेशन कराते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को बाद में हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बाद में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें न्यूक्लियर पावर में क्या यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पावर में क्या यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दो चीजें यूज किया जाता है, यूरेनियम प्लस थोरियम। अब क्वेश्चन ये आता है सर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना ही होगा, यूरेनियम और थोरियम कहाँ पे पाया जाता है, तभी तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल। तो जो यूरेनियम और थोरियम है ना इंडिया में, वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पाया जाता है झारखंड प्लस अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। कहाँ पर, झारखंड प्लस अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में क्या पाया जाता है, यूरेनियम और थोरियम। एक बात यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है कि केरल स्टेट, कौन सा स्टेट, केरला, इस केरला स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, इतना डिटेल आपके बुक में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। वहां पर जो बीच है, उस बीच में एक टाइप का सैंड पाया जाता है, उस सैंड का नाम है मोनोजाइट सैंड। और ये जो मोनोजाइट सैंड है ना, इट इज वेरी रिच इन थोरियम, इट इज वेरी रिच इन थोरियम। ये जो मोनोजाइट सैंड है ना, ये बहुत ज्यादा रिच है किसमें, थोरियम में। अगर आपको याद आ रहा होगा पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, तो थोड़ा सा क्लास 9 से कनेक्ट करें हिंदी से, तो इसी में है क्या, याद आ रहा है, साइलेंट वैली, सलीम अली। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट एंड कोलाम डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है थोरियम, तो ध्यान ये रखना है। तो सर न्यूक्लियर एनर्जी अल्ट्रेशन ऑफ द एटम से हम रिलीज करते हैं, ठीक है, यूरेनियम थोरियम का यूज करते हैं, झारखंड और अरावली रेंज ऑफ राजस्थान से निकालते हैं, केरला में पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट और कोलाम डिस्ट्रिक्ट से भी, एक और भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोलाम डिस्ट्रिक्ट से मोनोजाइट सैंड में काफी ज्यादा रिच होता है, किसमें, थोरियम में। तो ये आपका रहा किसके बारे में, तो ये रहा आपका ये रहा आपका न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी। अब दूसरा जो हमें सोर्स पढ़ना है ना, वो हमें पढ़ना है सोलर एनर्जी। जो दूसरा हमारा सोर्स है वो है सोलर एनर्जी, वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में जनरली होता क्या है ना, क्या ये बड़ा कॉमन भी आपने देखा भी होगा सोलर एनर्जी में। पहली बात तो एक, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो सनलाइट इनफ इंडिया को मिलता है, इसलिए काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है सोलर एनर्जी को डेवलप करने का। ये बड़ा पॉपुलर है कहाँ पर, रूरल एरिया या रिमोट एरिया जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, कुछ ऐसे भी एरिया है या फिर विलेज एरिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, वहां पर ये सोलर एनर्जी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिग सोलर प्लांट क्या होता है कि मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड का डिपेंडेंस कम कर दिया है, किस पर, फायरवुड पर और डंग केक पर, ध्यान मतलब उपले पर, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि क्या होता, एक सोलर एनर्जी कैसे जनरेट करते, एक बड़ा सा पैनल होता है और वो पैनल ऐसे पार्ट में डिवाइड होता है, आप देखे होंगे। ये पार्ट क्या होता है, ये होता है वोल्टाइक सेल। क्या होता है सर, वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल होता क्या है कि जब सन की लाइट इस पर पड़ती है ना, तो ये वोल्टाइक सेल सन की लाइट को क्या कर लेता है,
अब्जॉर्ब कर लेता है और अब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट किस में करता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इस तरह से इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सोलर पैनल से। अब ये है कि ध्यान रखना है कि जो सोलर एनर्जी है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? रूरल एरिया और कहाँ पर कर रहे हैं? तो रिमोट एरिया में भी कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको किसके बारे में? सोलर एनर्जी के बारे में। इसके बाद अगला जो सोर्स है वो है हमारा कौन सा? तो ये है विंड एनर्जी। अगला जो सोर्स है वो है आपका विंड पावर या विंड एनर्जी। विंड पावर। सर इसको कैसे जनरेट करते हैं? पहले हम आपको प्रोसेस बता दे रहे हैं, तब आपको बताते हैं। पहली बात तो ये जान लो कि इंडिया इज द ग्रेट पोटेंशियल फॉर द विंड पावर। विंड पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। होता क्या है जनरली कि जो कोस्टल एरिया या फिर डेजर्ट एरिया जहाँ पे विंड का फ्लो बड़ा तेज होता है ना, वहाँ पे करते क्या है जनरली ये लोग कि यहाँ पर एक विंड मिल लगाते हैं। आपने देखा भी होगा शायद, यहाँ पे ये लोग क्या लगाते हैं? विंड मिल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विंड मिल। और जब हवा चलती है तो ये विंड मिल का जो ब्लेड होता है वो घूमता है और नीचे क्या लगा होता है? टरबाइन लगा होता है। और फिर इस विंड एनर्जी को, विंड की एनर्जी से जो इस जो विंड मिल का जो ब्लेड है वो घूम रहा है, उसकी वजह से टरबाइन नीचे घूम रहा है। इस तरह से जो विंड एनर्जी है ना, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में सबसे लार्जेस्ट दो विंड फार्म है ना इंडिया में, लार्जेस्ट विंड फार्म जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म है वो कहाँ पर है? तो वो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु। स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहाँ से कहाँ तक? तो ध्यान रखना है, नागरकोइल से नागरकोइल टू मदुरई। यहाँ पर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट क्या है? विंड फार्म है। इसके बाद अगर अदर हम देखें कहाँ कहाँ पर है विंड फार्म, किस किस स्टेट में हम ग्रो करते हैं, तो कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश, कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है, कोस्टल एरिया डेजर्ट एरिया, आंध्र प्रदेश, केरला कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? तो विंड एनर्जी को ग्रो करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा आज के टाइम पर दो बहुत फेमस प्लेस है, एक आपका नागरकोइल जो आपका कहाँ पर है? तो सर तमिलनाडु में, और दूसरा जैसलमेर जो राजस्थान में है। दीज बोथ आर वेल नोन फॉर इट्स इफेक्टिव विंड एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब विंड एनर्जी भी हमारा क्या हुआ? खत्म। इसके बाद जो तीसरा है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, चौथा पढ़ेंगे ना हमने, सोलर पढ़ लिया, विंड पढ़ लिया और न्यूक्लियर पढ़ लिया। जो चौथा हमारा है वो है आपका बायोगैस। जो चौथा है वो हमारा कौन सा? तो वो है बायोगैस। हम देखते हैं बायोगैस के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे ये चीजें हम समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। बायोगैस, बायोगैस एक्चुअली बायोगैस में हम करते क्या हैं? तो बायोगैस में जनरली कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस द बायोगैस आर श्रब्स हो गए, कुछ प्लांट के रिमेनिंग हो गए, ठीक है, फार्म वेस्ट हो गए, एनिमल या ह्यूमन के जो वेस्ट हो गए, इनका हम यूज करते हैं और इनको इससे हम बायोगैस जनरेट करते हैं। चलो छोड़ो, ऐसे समझो क्या होता है कि रूरल एरिया में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, बड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और इस स्ट्रक्चर में किया जाता है कि जो फार्म वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, इनको इसमें भर दिया जाता है। अब आपको पता है इनसे क्या होता है? मीथेन जैसे डिफरेंट गैसेस निकलती है, और उस गैसेस का हम यूज क्या करते हैं? एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो गैस निकलता है उस गैस की जो थर्मल कैपेसिटी होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है केरोसिन या फिर चारकोल से ज़्यादा होता है, और इस तरह से आप कह सकते हो इसका हम यूज़ क्या करते हैं? एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं। और जब ये जो बायोगैस होते हैं इनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी लगवाती है, कुछ कोऑपरेटिव भी लगवाने में मदद करते हैं, लोग इंडिविजुअली भी लगवाते हैं। लेकिन जब हम उसी
इस प्लांट में जब हम किसका यूज करने लगते हैं, एनिमल डंग या गोबर का हम यूज करने लगते हैं, तो इसे बोलते हैं गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट। और रूरल एरिया में ये काफी ज्यादा क्या होता है, कॉमन है। जनरली होता क्या है कि जो एनिमल डंग होता है उसको कहीं स्ट्रक्चर में स्टोर कर देते हैं, उनसे निकलने वाले गैस का हम क्या यूज करते हैं, एज अ एनर्जी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे डुअल बेनिफिट होता है। सर क्या दो बेनिफिट होता है, तो पहली बेनिफिट तो ये है कि जो गैस लेने के बाद जो काउ डंग वगैरह एनिमल डंग जो बचते हैं, जो गोबर बचता है ना, उसका एज अ मैन्योर हम क्या कर देते हैं, फील्ड में यूज कर लेते हैं। और दूसरा हम क्या कर पाते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी करते हैं। दूसरा ये है, इससे जब हमें एनर्जी मिल जाती है तो हम फॉरेस्ट या ट्रीज को भी कट करने से बच जाते हैं, तो कहीं कहीं हम इन्वायरमेंट को भी हम क्या कर पाते हैं, सेफ कर पाते हैं। इसके बाद जो तीसरा है, नेक्स्ट है, वो है हमारा कौन सा, तो ये हमारा टाइडल एनर्जी। कौन सा है, टाइडल एनर्जी। और मुझे पता है बाकी सबके बारे में तो आपको नॉलेज होगा भी, बट टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी के बारे में शायद आपको नॉलेज नहीं होगा कि ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि टाइडल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रखना, टाइडल एनर्जी, टाइड्स क्या होता है, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, जो ओशियन या सीज के वाटर होते हैं उनके लेवल में राइज और फॉल होता है, उसे हम बोलते हैं टाइड। और इसी राइज और फॉल की वजह से हम क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी या टाइडल पावर। अब पहले हम आपको समझा दे रहे हैं ये कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्या क्या सब कुछ। एक्चुअली होता क्या है, सपोज करो ये कोई ओशियन है, इस ओशियन के किनारे पर हम एक बड़ा सा क्या बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमने बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना दिया, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैराज। क्या बोलते हैं, इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बैराज होता क्या है कि बैराज हमने जो बना दिया, इस बैराज में हम दो गेट लगाते हैं, दो गेट लगाते हैं। एक गेट हम कहाँ पे लगाते हैं, एक गेट हम यहाँ पे लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक गेट हम ऐसे यहाँ पे लगाते हैं और एक गेट हम यहाँ पे लगाते हैं। एक गेट हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। सर इस गेट को क्यों लगाया जाता है, तो उसके पीछे रीजन है, ध्यान से समझिए। उसके पीछे रीजन है, एक्चुअली इस गेट के बीच में ना, इस गेट के बीच में यहाँ पर ऐसे क्या कर देते हैं, टरबाइन फिक्स कर देते हैं। क्या फिक्स कर देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। ये टरबाइन की ब्लेड है, उतनी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, एडजस्ट थोड़ा कर लेना। ये टरबाइन लगा देते हैं। अब ध्यान से समझो आप, एक्चुअली जब हाई टाइड्स आता है तो ओशियन का जो वाटर होता है ना, इस ओशियन की वाटर के लेवल में क्या होता है, राइज होता है। और जब राइज होता है तो हम इस क्या करते हैं, इस गेट को, अच्छा एक स्ट्रक्चर और भी है, यहाँ पे हम बना देते हैं ओशियनिक बेसिन। क्या बना देते हैं, ओशियन बेसिन, मतलब एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ओशियन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। अब ध्यान से समझो, एक्चुअली होता क्या है, जब हाई टाइड्स आता है तो इस वाटर का लेवल क्या होता है, ऊपर उठता है। इस गेट को हम क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, इस गेट को भी खोल देते हैं। अब वाटर क्या होता है, बड़ी तेजी के साथ इधर फ्लो करता है। जब इधर फ्लो करता है तो क्या होता है, ये जो टरबाइन का ब्लेड है ना, वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर ये क्या होने लगता है, तो सर ये घूमने लगता है। जब ये घूमने लगता है उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इस सारे वाटर को हमने कहाँ कलेक्ट कर लिया, दूसरी साइड में कलेक्ट कर लिया। अब जब लो टाइड होगा तो ये सारा वाटर का लेवल होगा वो नीचे चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले गेट को इधर से खोलते हैं, तो वापस जो वाटर होता है ना, वो वापस से उसी गेट के अंदर से दूसरे साइड से वापस ओशियन में आता है। और जब वापस ओशियन में आता है तो वापस से फिर टरबाइन का ब्लेड क्या होता है, घूमने लगता है। और धीरे धीरे इस तरह से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, टाइडल एनर्जी का। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइडल एनर्जी जनरेट हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया है उसके। तो टाइडल एनर्जी या ओशियनिक टाइड कैन बी यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है, स्ट्रक्चर मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। कौन कौन सी एरिया है जहाँ पे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, तो ध्यान रखना
अगर हम बात करें एरिया की, तो जो पहला इंपॉर्टेंट एरिया है इंडिया में वो है गल्फ ऑफ खंभात। गल्फ ऑफ खंभात, BHAT, खंभात, गल्फ ऑफ खंभात। दूसरा है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये दोनों कहाँ पर है? तो सर ये दोनों गुजरात में है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है गैंगेटिक डेल्टा ऑफ सुंदरबन, गैंगेटिक डेल्टा ऑफ सुंदरबन, ऑफ सुंदरबंस। यहाँ पे क्या होता है कि हम टाइडल एनर्जी को इजीली क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सर्च करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए कौन मुझे बताता है। डिफरेंस बिटवीन, दो वर्ड होता है, एक होता है गल्फ और एक होता है एंड बे। क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है? और साथ साथ ये भी बताइएगा विच इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड एंड विच इज द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप मुझे याद रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं क्या? लास्ट और अंतिम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है हमारा कौन सा? तो वो है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, ये क्या होता है? तो जियो मीन्स आपको पता है क्या? अर्थ, और थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट या फिर टेम्परेचर, आप बोल सकते हो हीट। तो अर्थ की हीट की ड्यू टू द, जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। अब ध्यान से समझो होता क्या है। अगर हम बात करें अपने अर्थ के स्ट्रक्चर की, हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है। ये हमारी अर्थ, इस अर्थ का सबसे इंटीरियर जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कोर। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है ना, उसे हम बोलते हैं मेंटल। जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेंटल। और ध्यान रखना, मेंटल का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। जनरली होता क्या है कि जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर्स होते हैं या फॉल्ट क्रैक्स होते हैं, वहां से क्या होता है कि ये जो मैग्मा है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है और कभी कभी ये बाहर निकलता भी है, जिसे आप बोलते हो वोल्केनोस। लेकिन जरा सोचो, अगर इस जो हीट है, जो मैग्मा है, इसकी हीट को एज अ एनर्जी हम यूज करें तो कितना अच्छा होगा। और वही होता भी है किसमें? जियोथर्मल एनर्जी में। तो जनरली होता क्या है कि जहां पर कभी कभी क्या होता है, ये मैग्मा अर्थ के सरफेस तक ऊपर नहीं पहुंच पाता है, और ऊपर जब नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ पर जो वाटर सोर्सेस होते हैं ना, ग्राउंड वाटर, ये क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। और हीट होने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है? तो सर ये स्टीम में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में चेंज। और जब स्टीम में चेंज होता है ना, स्टीम को ही हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? एज अ एनर्जी सोर्स ऑफ टरबाइन को घुमाने के लिए, या फिर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। होता क्या है कि जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स मींस द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो मैंने बताया। जियोथर्मल एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट होता है? तो आपको पता है, जैसे अर्थ के साइड में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बनेगा, इसके ड्यू टू द हम इसे प्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है सैलो डेप्थ पर ही, और वहां से जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो स्टीम में चेंज होता है, और उसी स्टीम का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? टू ड्राइव द ब्लेड ऑफ द टरबाइन, टरबाइन को चलाने के लिए। और वहां से हम क्या ग्रो कर पाते हैं? तो वहां से हम ग्रो कर पाते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में ना जियोथर्मल एनर्जी का यूएसए जैसे कंट्री, आइसलैंड जैसे कंट्री बहुत बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट इंडिया में अभी काम कर रहे हैं ना, उसमें आपका पहला पार्वती वैली। पार्वती वैली कहाँ पर काम कर रहा है ये? तो ध्यान रखना है, पार्वती वैली कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा जो काम कर रहा है वो है आपका पूर्गा वैली।
कौन सा है? पूगा वैली। ये कहाँ पर है? ध्यान रखना है, पूगा वैली आपका लद्दाख में। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लद्दाख में। इस तरह से हम क्या करते हैं, तो यूज करते हैं किसका? जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के इंटीरियर में जो हीट है उस एनर्जी का यूज हम करते हैं क्या करने के लिए? तो उस एनर्जी का हम यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम टॉपिक जो दिया हुआ है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेस। वो आपका दिया हुआ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेस। ये आप ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बाकी लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यू नो दैट एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द सेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट। चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करो, इंडस्ट्री की बात करो, ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, जिस भी सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट में देखोगे एनर्जी बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल में इस तरह से जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी है ना, वो काफी क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो कह सकते हो कंजप्शन ऑफ एनर्जी इंक्रीज होता चला जा रहा है, डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हमें जरूरी है क्या करना? कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप करना, क्योंकि हमारे पास जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज, जो उनका फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, वो कंजप्शन के प्रोसेस से काफी ज्यादा स्लो है। बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और उन्हें जब हम निकाल के यूज कर रहे हैं तो विद इन अ फ्यू 100 ईयर्स हम उसे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। इसलिए हमें एक प्लान, एक सस्टेनेबल पथ ऑफ एनर्जी जरूरत हमें क्या करने का? एडॉप्ट करने का। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला हम ये कर सकते हैं यूज ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। और भी क्या क्या मेजर्स हम कर सकते हैं? तो वही है छोटी छोटी चीजें क्या? जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। व्हेन इट इज नॉट इन यूज, तो हमारा जो फैन है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उसे हम क्या कर दे? ऑफ कर दे। आप बोलोगे सर इनसे क्या होगा? ध्यान रखना, छोटे छोटे प्रयास से ही बहुत बड़ा काम होता है। दूसरा, यूजिंग ऑफ पावर सेविंग डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी। ठीक है, ये सब हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से आफ्टर ऑल एक स्टेटमेंट से ये चैप्टर खत्म होता है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी produced। energy saved is energy produced। एनर्जी प्रोड्यूस, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एनर्जी प्रोड्यूस तो करना ही करना है, बट एनर्जी को हमें क्या करना है? सेव भी करना है। और फाइनली इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। अभी नहीं कंप्लीट होता, एक छोटी सी चीज इस चैप्टर में और बच गया, एंड दैट इज यू नो मैप वर्क। काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का क्या? तो मैप वर्क। और नेक्स्ट एक छोटा सा अलग से वीडियो में हम बना के आपको बता देंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा मैप वर्क है, कैसे हम करेंगे, ये हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फाइनली ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि हम आपको कौन सा अगला चैप्टर पढ़ाएं, कौन सा अगला चैप्टर बताएं। अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बाकी अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो यू आर फ्री टू कंसल्ट में। आप कमेंट करिए कि सर ये चैप्टर, ये टॉपिक हमें बता दो, उस चैप्टर उस टॉपिक को हम स्पेशली वीडियो बना के आपको बता देंगे, समझा देंगे। सो थैंक यू सो मच।